दोस्तों आज हम फिर 10 सवाल पे बात करेंगे। पिछले 2 वीडियो में मैं आपको 20 सवाल बता चुका हूँ। इसे मिलाकर टोटल 30 सवाल हो जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि आदिकाल से मैंने बहुत सारे प्रश्न छोड़ दिए हैं, काव्य पंक्तियों से पूछा नहीं, कवियों से पूछा नहीं। तो न पूछने का कारण यह है कि मेरी यह किताब है, इसमें 93 क्वेश्चंस ऑलरेडी हैं और आपके दिमाग में जो भी प्रश्न चल रहा होगा सब इसके अंदर है। अभी जो मैं प्रश्न बना रहा हूँ वह बिल्कुल इससे अलग है, जो इसमें नहीं है। तो आपके दिमाग में जो भी प्रश्न चल रहा होगा सब आपको इसमें मिल जाएगा। और यह किताब न केवल ऑब्जेक्टिव है बल्कि सब्जेक्टिव भी है। भविष्य में यह किताब आपके बहुत काम आने वाली है। जब आप बच्चों को आदिकाल पढ़ाएंगे तब इसकी ज़रूरत आपको होगी। आदिकाल से जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं इन दिनों परीक्षाओं में, सबका उत्तर आपको इसमें मिलेगा। तो बहुत सस्ती किताब है, आप चाहे तो इसे खरीद कर पढ़ सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल। आदिकाल पे अभी बुक निकाली है, आगे देखता हूँ भक्ति काल पे भी निकालूंगा और आधुनिक काल पे भी किताब आएगी, लेकिन वह बात की बात है। अभी हम शुरू करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के अब हम प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वह है, गार्सद और तासी के इतिहास के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए में, इसका प्रकाशन लंदन से हुआ, यह 3 खंडों में प्रकाशित है, इसमें स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव है, इसमें नामकरण और काल विभाजन किया गया है। इसका जो राइट आंसर है वह है सी, क्योंकि तीनों तो गलत ही है। यहाँ पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसमें स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव है, ये सारे गलत है। अब है दूसरा सवाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पूर्व इतिहासकारों में प्रमुख हैं। कौन कौन से इतिहासकार प्रमुख हैं? प्रत्येक ऑप्शन में 2 नाम होगा, तासी और ग्रियर्सन और मिश्र बंधु, शिवसी सेंगर और मिश्र बंधु, ग्रियर्सन और महेशदत्त शुक्ल। इसका जो राइट आंसर है बी, ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। शुक्ल पूर्व इतिहासकारों में यही दोनों इतिहासकार प्रमुख हैं। अगला सवाल, सबसे पहले काल विभाजन और नामकरण करने का प्रयत्न किसने किया? तो इसका आंसर तो यही है, ग्रियर्सन ने। ऑप्शन में ग्रियर्सन है, तासी है, मिश्र बंधु है, शिवसी सेंगर है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए, सबसे पहले ग्रियर्सन ने ही काल विभाजन और नामकरण करने का प्रयास किया था। ये सारे सवाल उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो अभी बीए कर रहे हैं और उन्हें एमए का एंट्रेंस फाइट करना है, एंट्रेंस देना है। तो जितने भी बच्चे एमए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बैठे बैठे यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। अगला सवाल है, ग्रियर्सन ने चारण काल की आरंभिक सीमा क्या बताई है? आदिकाल का नामकरण उन्होंने चारण काल कहा है, लेकिन चारण काल की सीमा क्या बताई है उन्होंने? 640 ईस्वी, 642 ईस्वी, 643 ईस्वी, 644 ईस्वी। इसका जो राइट आंसर है वह है सी, 643 ईस्वी। अगला सवाल, ग्रियर्सन के नामकरण के पीछे किस ग्रंथ की बड़ी भूमिका है? किस ग्रंथ को ध्यान में रखकर ग्रियर्सन ने आदिकाल का नामकरण चारण काल किया? इस्तवार द लॉ, लिटरेटिव हिंदुई हिंदुस्तानी, तज़किरा सूरा हिंदी, मौलवी करीमुद्दीन की रचना है, 68 की या 1847 की है। 47 2 भाग में है, 68 की है, 83 के आसपास की रचना है और एक है राजस्थान। तो किस ग्रंथ की बड़ी भूमिका है? तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, राजस्थान। ग्रियर्सन के नामकरण के पीछे राजस्थान की बड़ी भूमिका है। मोतीलाल मोनाडिया की रचना है राजस्थान। सवाल नंबर 6, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वास्तविक युग कब से प्रारंभ होता है? किसके इतिहास से इतिहास लेखन का वास्तविक युग प्रारंभ होता है? ग्रियर्सन के इतिहास से, मिश्र बंधु के इतिहास से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से, शिवसी सेंगर के इतिहास से। तो इसका सही आंसर है सी,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास से इतिहास लेखन का वास्तविक युग प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 7, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस आधार पर आदिकाल का नामकरण किया है? ऐतिहासिक धार्मिक प्रवृत्ति को आधार बनाकर, ऐतिहासिक प्रवृत्ति को आधार बनाकर, सांस्कृतिक प्रवृत्ति को आधार बनाकर, सक्रिय सामाजिक ऐतिहासिकता को आधार बनाकर। किसको आधार बनाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल किया है? राइट आंसर डी है, सक्रिय सामाजिक ऐतिहासिक को आधार बनाकर। याद रखना है। अगला सवाल, जिन 12 ग्रंथों के आधार पर शुक्ल जी वीरगाथा का नामकरण करते हैं किया है, उनमें से कौन सी रचनाएं उपलब्ध हैं? 12 रचनाएं हैं। उन 12 ग्रंथों में से कौन कौन सी रचनाएं उपलब्ध हैं? 3 रचनाएं उपलब्ध बताते हैं शुक्ल जी, और वे रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्तिपताका और पदावली। कीर्तिलता, पदावली और विशलदेव रासो। कीर्तिपताका, पदावली और पृथ्वीराज रासो। कीर्तिलता, पदावली और परमाल रासो। कौन सी 3 रचनाएं उपलब्ध हैं? तो इसका आंसर है बी, कीर्तिलता, पदावली और विशलदेव रासो। यही 3 रचनाएं उपलब्ध हैं और 3 रचनाएं अनुपलब्ध हैं। बाकी जो 6 हैं वे सभी संदिग्ध हैं। अभी मैं आपको चार्ट बनाकर बताऊंगा। ये है इसका सही आंसर। अब आगे देखते हैं अगला सवाल। 9वां जो सवाल है, शुक्ल जी के अनुसार आदिकालीन 12 ग्रंथों में कौन सी रचना उपलब्ध नहीं है? वैसे 3 रचना को अनुपलब्ध बताते हैं शुक्ल जी, लेकिन मैंने यहाँ भी एक ही रचना का नाम डाला है, 3 भी लिख सकता था। अब आप बताइए इसमें से कौन सी रचना जो है उपलब्ध नहीं है? हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, कुमान रासो, विजयपाल रासो। इसका राइट आंसर ए है। हालांकि इसका एक पद जो है प्राकृत मंगलम में मिलता है, लेकिन बावजूद इसके शुक्ल जी इस रचना को अनुपलब्ध बताते हैं। अंतिम सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसका आंसर मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, आप ही को बनाना है, ढूंढना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी तक के लिखे हुए इतिहासों में इस इतिहास को सर्वश्रेष्ठ कहना चाहिए। काव्य धाराओं का विवेचन जैसा इस इतिहास में हुआ है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास के बारे में यह बात किसने कही है? ऑप्शन में द्विवेदी जी हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, बच्चन सिंह हैं और रामकुमार वर्मा है। इसका आंसर आपको देना है कि किसने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास के बारे में यह बात कही है कि अभी तक के लिखे हुए इतिहासों में इस इतिहास को सर्वश्रेष्ठ कहना चाहिए। आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जा सकता है, सर्वश्रेष्ठ कहना चाहिए। अभी तक के लिखे हुए इतिहासों में इस इतिहास को सर्वश्रेष्ठ कहना चाहिए। यह कथन किसका है? शुक्ल जी के इतिहास के बारे में यह बात किसने कही है? तो सिर्फ इतना भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप याद कर लेना।